कौन लेट आया अभी? मैं आने के बाद जो आ गए हैं वे तो लेट आ ही गए, लेकिन 5 मिनट पहले नहीं आए वे भी लेट हैं। क्या चल रही है? क्या चर्चा चल रही है? मैं आने के बाद कुछ चर्चा नहीं हो रही। लेट नहीं आना। अच्छा, और पहले जा कर के पहले मैं आने के पहले आना चाहिए। 10 मिनट लेट हो गए। चलो बैठो। कल ये दोनों नहीं थे, तुम कल दोनों नहीं थे, कहाँ गए थे? नहीं, मुझे बता के जाना चाहिए। नहीं, तुम्हें स्वयं बताना चाहिए भी। जो जाएगा वो बताएगा, और प्रवचन के लिए अवकाश नहीं है। कल का विषय आज हम लेंगे नहीं। कल जो विषय हो गया वो आज लेंगे नहीं। तुम्हारी हानि होती है। देखो, तुम्हारे हानि के लिए हमें चाहते हैं आप समय पे आओ, अनुपस्थित न रहो, और रहोगे तो हानि तुम्हारी होगी भाई। यदि आप अनुपस्थित रहोगे तो मेरे में क्या फर्क होगा? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यानी एक बार विषय हो गया, उस विषय को दोबारा बताया नहीं जाता। हाँ भाई, अब कल मैंने प्रश्नोत्तर करने के लिए कहा है, वो आज पूछेंगे ही, अथवा उसके पहले भी मैं कह रहा हूँ, कल क्रम से 1 से लेकर बीच को छोड़ देना 30 तक, 30 प्रश्नोत्तर कल होना चाहिए। आज मैं पहले कुछ विषय लूँगा, बाद में पूछूँगा, और पूछ नहीं पाऊँ तो कल 1 से 30 तक पूछूँगा। और जिसको जो परिभाषा नहीं आएगी उसे वो परिभाषा लिखित 10 बार देना आवश्यक है। जिसे परिभाषा नहीं आएगी, अस्पष्ट आएगी, तो उसे भी लिखित 10 बार देना है। हाँ भाई, अब मैं आपसे प्रथम अनुष्ठान के संबंध में जो आपको पूछना है, ये विषय स्पष्ट है, ऐसा जो लगता है वो आप पूछ लीजिए, मैं उसका खुलासा करूँगा। बोलो। अभी उसे गौण किया है, उसे बाद में पढ़ाऊँगा, उसे याद नहीं करना। उसे छोड़कर ही 15, और उसे छोड़कर ही आगे के 15। मिथ्यात्व अनुष्ठान के संबंध में जो पढ़ाया नहीं गया अथवा विस्तार के साथ समझाया नहीं गया, उस विषय के संबंध में जो कुछ आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो। हाँ बोलो भाई। ऐसा है, अनुष्ठान के संबंध में बैठो। क्या आता है, क्या हमें अपेक्षा, इतना बताता हूँ। एक तो परिभाषा, परिभाषा के बाद अनुष्ठान के भेद, उस अनुष्ठान के भेद 2 हो गए, और परिभाषा और अनुष्ठान के भेद के बाद अनुष्ठान का काल 3 हो गए, फिर गमनागमन 4 हो गए, विशेष अपेक्षा विचार 5 हो गए, और 2 रह गए। फिर से बोलता हूँ शुरू से। एक तो परिभाषा आना चाहिए, परिभाषा के साथ साथ उस अनुष्ठान के जो भेद होंगे उस भेद का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, और गुणस्थान, गुणस्थान के भेद, फिर काल, गुणस्थान का काल, गुणस्थान का गमनागमन, गुणस्थान के विशेष अपेक्षा विचार 5 हो गए, और 2 रह गए। स्मरण में नहीं आ रहा, 2 बताता हूँ। आप मिथ्यात्व अनुष्ठान देखो, मैं आपको ये बताऊँगा 2 मिनट में।
चारित्र अपेक्षा विचार, चारित्र अपेक्षा विचार ये भी आता रहेगा। सम्यक अपेक्षा विचार हो गए साथ, सम्यक अपेक्षा विचार, श्रद्धा अपेक्षा विचार। फिर से शुरू से बोलता हूँ, परिभाषा आना चाहिए, भेद आना आवश्यक है, काल गुणस्थान में काल स्पष्ट होना चाहिए, सम्यक अपेक्षा नहीं, श्रद्धा अपेक्षा विचार, चारित्र अपेक्षा विचार, गमनागमन और विशेष अपेक्षा विचार। 7 पॉइंट हैं। 7 में से हर एक का खुलासा मुझे आपके पेपर में चाहिए। 7 आ गया तो पूरा हो गया। गुणस्थान के 7 पॉइंट हैं। 7 के संबंध में आपके उत्तर पत्रिका में चाहिए। श्रद्धा अपेक्षा विचार। अब आप पूछोगे मिथ्यात्व गुणस्थान में श्रद्धा अपेक्षा विचार क्या लिखना है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या लिखोगे? श्रद्धा अपेक्षा विचार में मिथ्यात्व गुणस्थान के संबंध में क्या लिखोगे? सोचो आप। श्रद्धा अपेक्षा विचार मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या लिखोगे? मिथ्यात्व है, श्रद्धा की पर्याय मिथ्या रूप पर्याय है, तो श्रद्धा अपेक्षा मिथ्यात्व है। चारित्र अपेक्षा मिथ्या चारित्र है। श्रद्धा अपेक्षा मिथ्यात्व है, चारित्र की अपेक्षा मिथ्या चारित्र है। ऐसा लिखना आवश्यक है। दूसरे स्थान में क्या लिखोगे? दूसरे स्थान में सम्यक्त का अभाव हो गया है और साधन सम्यक्त है। श्रद्धा अपेक्षा साधन सम्यक्त पर्याय है। चारित्र अपेक्षा वहाँ अव्यक्त मिथ्यात्व होने के कारण चारित्र भी मिथ्या चारित्र ही है, ये लिखना है। अब पूछो मिथ्यात्व अनुसार के संबंध में 2 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, पढ़ने के बाद पूछो। बहुभाग बताया है, अच्छा बताया है, बोलो। भूमिका में ये आ सकता है, गुणस्थान की परिभाषा बता दो और गुणस्थान की अनेक अपेक्षाओं से विभाजन करो, ये आ सकता है। गुणस्थान की भूमिका में ये आ सकता है। गुणस्थान की परिभाषा बता दो, गुणस्थान के पूरे नाम बता दो और कितनी अपेक्षा से आप गुणस्थान का विभाजन कर सकते हो, ये बता दो। विभाजन तो 18 प्रकार का किया है, मूल 4 है। एक दर्शन होने की अपेक्षा, एक चारित्र होने की अपेक्षा, 2 हो गए यानी, और तीसरा केवल ज्ञान और योग का सद्भाव, और चौथा केवल ज्ञान का सद्भाव, योग का अभाव। ये 4 अपेक्षा है। उसे छोड़कर भी अनेक अपेक्षाओं का कथन किया है। बोलो बोलो। धौला का विभाग जो है ना, वो आपको अध्ययन में नहीं है, आपको जिज्ञासा से पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। उसके आधार से कोई प्रश्न नहीं आएगा। जो गुणस्थान का विशेष अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए वो मैटर है, आपके लिए नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। पढ़ोगे तो लाभ होगा। बोलो। दोनों लिखे वहाँ, दोनों भी, 2 भी लिखना, 5 भी लिखना। जिस अपेक्षा से 2 है वो बता देना और 5 का भी बता देना। 5 भेद भी बताए हैं। और बोलो भाई।
अभी एक विद्यार्थी नहीं है क्या? कौन कौन ने? राहुल ने घर गया। सौरभ का प्रवचन है। लेकिन मैं सबसे फिर से बोलता हूँ, प्रवचन के लिए नहीं आना यह समझदार का काम नहीं है। इतने वर्षों से सुन रहे हो, 3 वर्षों से, आप तैयारी तो सहज कर सकते हो, उसमें क्या है। और बोलो भाई, बोलो। विशेष अपेक्षा विचार में पॉइंट है ना, वहाँ दिए हैं। विशेष अपेक्षा विचार में वहाँ पॉइंट दिए हैं, उसका ही खुलासा करना है। यानी गुणस्थान अधिकार जो है गोमरसार में, उसकी अपेक्षा गुणस्थान विवेचन में बहुत माल दिया है, अधिक माल दिया है। बोलो। ऐसा है बेटी, हम ऐसा विचार करते हैं, 4 गुणस्थान तक कौन से कर्म की अपेक्षा से बताया गया है। पहले से लेकर 4 गुणस्थान तक दर्शन मोहन की अपेक्षा से बताया गया है, अर्थात श्रद्धा की अपेक्षा से बताया गया है। पहले गुणस्थान में श्रद्धा की विपरीत पर्याय है, मिथ्यात्व पर्याय है। दूसरे गुणस्थान में भी विपरीत पर्याय ही है, लेकिन वो विपरीत पर्याय मिथ्यात्व जितनी विपरीत नहीं है। क्यों नहीं है? मिथ्यात्व स्थान में मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी का उदय है, और दूसरे स्थान में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, अनंत अनुबंधी कषाय कर्म का उदय है। तथापि श्रद्धा तो वहाँ विपरीत हो ही गई है। ये हो गया, 2 हो गए। अब विशेषता बताते समय गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व ये विशेषता में बता सकते हो, अथवा कौन जीव सम्यक प्राप्ति के लिए योग्य है, इसके लिए गाथा है। चतुर्विधि भोगो सन्नी सुविशुद्धो जगमान पज्जतो, ये विशेषताओं में बता सकते हो। और विशेषताओं में ये भी आता है, कोई प्रभावी वक्ता, इधर कोई प्रभावी वक्ता लोगों को बहुत मोहित करता है, बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए उनका कथन सत्य है, ऐसा नहीं है। कथन सत्य उसी व्यक्ति का है जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के अनुसार बोलता है। सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा को छोड़कर जो कोई बोलता है, वो भले बोलने में दृष्टांत अनेक देवे, लोगों को हंसी आ जाए ऐसा कथन करे, लेकिन वह जिनवाणी के अनुसार नहीं है। जिनवाणी के अनुसार कथन करने वाला कदाचित रूखा कथन करेगा, दृष्टांत भी कम रहेंगे, अथवा रहेंगे भी नहीं तो भी अनंत सर्वज्ञ भगवान के उपदेश के अनुसार जिसका कथन होता है वही सत्य कथन है, अन्य कोई भी कथन सत्य नहीं है। और विशेष अपेक्षा से जो विचार दिए गए हैं वो देखो, उसमें जो समझ में नहीं आया हो अब बता दो, मैं खुलासा करूँगा उसका। और द्रव्यलिंग मुनिराज ही पहले से 7वें में जाते हैं, दूसरा कोई जाते नहीं, ये भी आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। बोलो। ऐसा है ना बेटी, आपको मैंने जो बताया है
यहाँ छपा नहीं है, ऐसे विषय बताओगे तो आपकी विशेषता ख्याल में आएगी। अच्छा है, उसका निषेध नहीं है, यानी जो इसमें है और आपके ख्याल में है उसे छोड़कर शिविरों के दिनों में मैंने अन्य अनेक विषय बताए हैं, जैसे द्रवलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि, नट ऐसा कथन इसमें है ही नहीं। वो कथन आप कर लिख सकते हो यदि पूछा जाए तो। जो प्रश्न है उसके अनुसार उत्तर चाहिए, अपने मन का उत्तर नहीं चाहिए, जिनवाणी के अनुसार उत्तर चाहिए। भाषा बदल सकती है, भाव बदलेगा नहीं। और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक परीक्षा रखने का विचार है। 16 तारीख को शाम को 7 बजे से, यानी आप 6:15 बजे आते हो तो उसके अनुसार आप 6:15 बजे आके बैठोगे। आप थोड़ा लेट आओगे तो मुझे कुछ परेशानी नहीं है। 6:45 बजे आपको बाबू हॉल में आना आवश्यक है। 6:45 से 7 बजे तक अध्ययन करो। मैं उत्तर पत्रिका देता रहूँगा, प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। 7 बजे लिखना चालू करना है। और पूछो, बोलो। हाँ, ये बात पक्की है, यानी 20 नंबर के करीब है मेरे स्मरण के अनुसार। वो तो आएगा ही आएगा, वो व्यवस्थित लिखना है। चित्र ही बनाना, क्यों नहीं बनाना, चित्र के साथ ही देना है। और देखो, ये समझ लो, चित्र के साथ देना है और वहाँ जिन शब्दों में कथन, जिन शब्दों में लिखा गया है, छपा हुआ है, उन्हीं शब्दों में देने में आपकी विशेषता है। और थोड़ा शब्द भेद हो तो महा अनर्थ होता, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो भी सकती है। बोलो। नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अधिकरणादि की बात जब चौथा अनुसार पढ़ाएंगे ना, उस समय अधिकरणादि का विवेचन भी अधिक होगा और आपको मज़ा आएगा, ऐसा विषय है अधिकरणादि का। अभी तो बताया है शिविर में, तथापि चौथे अनुष्ठान के समय और 8वें 9वें 7वें 8वें 9वें अनुष्ठान के समय अधिक खुलासा होगा। बोलो। नहीं, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे छोड़कर। वो मोक्षमा प्रकाशक का उदाहरण इसलिए दिया, टोडरमल जी का अभिप्राय आपके समझ में आवे इसलिए दिया है। बोलो। एक परिभाषा के साथ बैठिए। प्रश्न है, उस परिभाषा के उत्तर में, प्रश्न के उत्तर में अनेक उत्तर है। असंख्यात का है, असंख्यात की अनेक परिभाषा दी है। अनंत का है, अनंत की 2 परिभाषा दी है। उसमें जो विद्यार्थी अधिक से अधिक परिभाषाएं लिखेगा उसकी पात्रता मानी जाएगी, लेकिन कम से कम एक परिभाषा तो देना ही है। अधिक परिभाषा देने में आपकी विशेषता हमारे ख्याल में आएगी। अच्छा है। और एक परिभाषा के लिए 2.5 नंबर है। 6 परिभाषा लिखोगे तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे। और पूछे जाएंगे अनेक परिभाषाएं, तो आपको अनेक पूछी जाएगी। लिखना मात्र 6 है, बहुत छूट है। लिखने में आपको अनुकूलता ही अनुकूलता है, कुछ कमी नहीं रहेगी। जिनका अध्ययन न हो वे लिख नहीं पाते तो बात अलग है। जिनका अध्ययन हो उनको कुछ कठिन नहीं जाएगा। मैंने पीठिका इसलिए गौण की, पीठिका सुलभ भी है और मैं आप में से प्रत्येक विद्यार्थी से पीठिका सुनना चाहता हूँ। लेट सुनाओगे तो लेट सही, लेकिन पीठिका सुनाने में
आपको लाभ ही लाभ रहेगा। और बोलो भाई, बोलो क्या? हाँ, वे आएंगे ऐसी बात थोड़ी मैंने कही। मैंने तो रिक्त स्थान की पद्धति क्या होगी ये बता दिए। वे आएंगे ऐसी बात नहीं है। रिक्त स्थान का कथन कैसा होगा इसकी जानकारी दी है। वे आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं, कदाचित आया हो, मुझे स्मरण नहीं, लेकिन वो वे आएंगे ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा पूरा का पूरा मैं प्रश्न पत्र बताऊंगा तो परीक्षा क्या लेना है? ऐसा नहीं हो सकता। और कठिन विषय तो मैंने बताया ना भाई, आपको ये सम्मित औपसम्मित सम्मित का प्रकरण आएगा ही आएगा। उसके समझ लो वो 20 नंबर का होगा तो 20 नंबर तो आपको यूँ ही मिले, और बाकी का थोड़ा सा लिखोगे तो 40-50 नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे। मैं तो 70 के बाद ही पास समझता हूँ। उत्तीर्ण विद्यार्थी वो जिसे 70 से अधिक नंबर मिलते हैं। 35 नंबर ये दरिद्र काम है। जो जीवित नहीं रह सकते, मरने में उन जिनको रस है, ऐसे विद्यार्थी 35 नंबर प्राप्त करते हैं। मरना चाहते तो है, मरण नहीं आता तो 35। ठीक है। हाँ भाई, और पूछो। अभी नहीं करेंगे। मंगलाचरण के संबंध में थोड़ा मुझे कुछ विशिष्ट कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है, इसलिए अभी गौण किया, उसको बता देंगे। बोलो। पूछो क्या है? पेज नंबर बता दो। हाँ, 70। हाँ, क्या पूछना है इसमें? यानी ये जो अपेक्षाएं इतनी बता दी है वो समझने के लिए बता दी है। ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना यदि हो तो कम मात्रा में आएगी। पूरा लिखो ऐसा नहीं आएगा। इसका अंश तो आ सकता है, लेकिन आपको अध्ययन करके रखना चाहिए। कुछ विषय इसमें ऐसे हैं जो गुणस्थान का ज्ञान करना चाहते हैं, उनके लिए सामान्य लिखा गया है, और कुछ विषय ऐसे हैं जो आपके लिए लिखा गया है, यानी विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है।
बोलो। जी गुणस्थानों के विभाजन में 18 प्रकार से विभाजन बताया है इसमें गुणस्थानों का, तो जो प्रश्न आता है ना पूरा 18 प्रकार से लिखना है। नहीं, इतनी अपेक्षा नहीं है, कम से कम 10-12 अपेक्षा होना चाहिए। अधिक से अधिक 10-12, अधिक से अधिक 10-12, कम से कम 6-7, इतना ही। क्योंकि जितने नंबर है, नंबर के तुलना में ही प्रश्न का उत्तर अपेक्षित रहेगा। 100 नंबर का प्रश्न, 100 नंबर का प्रश्न, 100 नंबर का प्रश्न, 100 नंबर का पेपर है, पूरा 3 घंटे का पेपर है। मेरी अपेक्षा से आपकी परीक्षा यानी जितना समय दिया गया है मुझे, उसके पहले ही पूरा करने का मानस है मेरा। गुणस्थान का पेपर यानी कोर्स हो गया तो काम खत्म। मात्र बीच के जो 10 करण का विषय है वो अलग रीति से अच्छा पढ़ाना है, इसलिए उसे गौण किया है, वो पढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण विषय है, वो पढ़ाएंगे 10 करण का विषय। बोलो। ऐसा गुणस्थान विभाजन में मुख्य तो मैंने 4 अभी बताए हैं। नहीं, मैंने जो बताया 4 तो पहले मुख्य लिखना, अभी मैंने बताया वो, और 4 को छोड़कर आपको 6-7 और आ जाए, काम खत्म। जो आपको अधिक भाता हो वो लिखना, क्रम से ही लिखना चाहिए, आवश्यक नहीं। हमने जिस क्रम से दिया है उसी क्रम से लिखना आवश्यक नहीं है। जो कोई आपके स्मरण में आ जाए वो अपेक्षा लिखना। बोलो। कौन से? हाँ, गुणस्थान की भूमिका में है, मैं देख के बोलता हूँ भाई, क्या है प्रश्नोत्तर, देख के कहूँ। पेज नंबर बोलो। 52। इतनी अपेक्षा नहीं है, इतनी अपेक्षा जरूर है कि गुणस्थान की परिभाषा आना चाहिए, भेद आना चाहिए, और भेद बताते समय किसी को अपना विशेष स्पष्ट करना हो तो गाथा दोगे तो बहुत बढ़िया। हम गुणस्थान के भेद कहेंगे। गुणस्थान 14 गुणस्थान के नाम लिखिए, तो नाम लिखो और गाथा भी लिख सकते हो। हमारी अपेक्षा गाथा की नहीं रहेगी। गाथा लिखोगे तो अधिक से अधिकम फलम, अधिक लिखोगे, अच्छा लिखोगे तो बढ़िया। ये जो बीच बीच में अब अनेक प्रश्नोत्तर दिए हैं, उन प्रश्नोत्तरों को ज्ञान आपको चाहिए। परीक्षा में, इस परीक्षा में आने की बात नहीं है। विभाजन वाला जो विभाग है वो आपको पढ़ना आवश्यक है। इस समय परीक्षा में आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ना आवश्यक है। भूमिका में से गुणस्थान की परिभाषा और
नाम विभाजन, विभाजन का कुछ भाग आना चाहिए। पढ़ो ना आप, इतना ऐसा है, ये कुछ विषय पढ़ने लायक है, परीक्षा के लायक है ऐसा नहीं है। परीक्षा में तो मर्यादित विषय पूछा जाता है, सब विषय पूछा नहीं जा सकता। एक विचार मन में यूं ही आया था, बोलता हूँ, आपको मान्य हो ना मान्य हो पता नहीं। यानी 16 तारीख की अपेक्षा से कुछ दिन आप बढ़ाओगे, और बढ़ाने से यदि अध्ययन में अनुकूलता होती हो तो आप सोच सकते हो। यानी आप अपनी विवक्षा सोचो, 16 की अपेक्षा से यदि बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो। यानी मैं कुछ 8-10 दिन बढ़ाना नहीं चाहता। यदि आप सबकी प्रसन्नता हो तो 4 दिन बढ़ाओ बस, और क्या। नहीं, क्यों मना क्यों कर रहे हो? क्या मना करने का अभिप्राय क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे ये समझ में आ जाए, मना करने का अभिप्राय क्या है? जल्दी नहीं, लेकिन जल्दी लेने का कल बता दो मुझे। देखो, मैंने तो अपनी पूरी तैयारी की है। मैंने उत्तर पत्रिका मंगवाई है, प्रश्न पत्र तैयार किया है। मेरे ओर से मुझे क्या है, जब कहूँ चर्चा करके बता दो। देखो, इसमें मुझे पक्ष विपक्ष की बदबू आ रही है, इसलिए ये कुछ उचित नहीं है। ऐसा करें ना भाई, अभी वोटिंग करेंगे। यानी किसी के संदेह शांति रखना। मूर्खता की बात मुझे नहीं चाहिए। मैं मूर्खता नहीं चाहता, खुआला नहीं चाहता। मैं ये कहूँगा, 20 तारीख के लिए अनुकूलता वाले अपने हाथ उठावे। 20 तारीख के लिए अनुकूलता के लिए हाथ उठावे। देखो, ये बात स्पष्ट है ना भाई, बहुमत के द्वारा 20 तारीख की होगी। बहुमत नहीं। अब देखो, आपको आपकी प्रसन्नता रहे, और उसमें सुनो, थोड़ा सुनो भाई।